वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। मैं आपसे आज ट्रिनिडेड से बात कर रहा हूँ, ट्रिनिडेड के कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन में। मैं यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस के लिए आया हुआ हूँ। कल मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में की नोट एड्रेस दूंगा। दिस कॉन्फ्रेंस इज़ अबाउट डिफेंस, इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी। यहाँ पर कैरिबियन आइलैंड्स में, ख़ासतौर से ट्रिनिडेड टोबैगो, बहामास, जमैका, ये जो अलग अलग छोटे छोटे आइलैंड नेशंस है, यहाँ पे क्राइम बहुत बढ़ गया है। और तो ये कॉन्फ्रेंस की कोशिश है कि कुछ ऐसे आइडियाज़ जनरेट हो जिससे जो क्राइम है वो भी ट्रांसनेशनल क्राइम है। इसमें ड्रग्स स्मगलिंग, बंदूकों की स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन सब का रोल है। तो बेसिकली कॉन्फ्रेंस का मकसद है टू डिस्कस हाउ टू फाइंड सॉल्यूशंस इन सारे मसाइल के लिए। लेकिन मैं आज आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट के बारे में बात करूंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस, उसका एक जॉइंट कमेटी है जिसका मकसद ये है कि वो अमेरिका को चाइना से जो मुकाबला चल रहा है, जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन और ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या यूं कहिए कि अमेरिका की जो कोशिश हो रही है कि चाइना का जो एक्सपेंशन है और उसका जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, उसे रोकने के लिए, उसे कंटेन करने के लिए ये कांग्रेशनल कमेटी ने रेकमेंड किया कि इंडिया को नेटो प्लस में शामिल किया जाए। और ये डिसीशन और ये कमेटी का रिकमेंडेशन बेसिकली मई के महीने में आया है, चंद हफ्ते पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वाशिंगटन विजिट से पहले। तो मुझे लगता है कि ये मसला ज़रूर उठाया जाएगा कि क्यों इंडिया नेटो प्लस ज्वाइन नहीं कर लेता। उसके कई फ़ायदे भी है, थोड़े डिसएडवांटेजेस भी है। मैं उन दोनों के बारे में आपसे आज बात करूंगा। लेकिन ये भी बता दूं कि जयशंकर साहब, जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनसे जब ये पूछा गया क्या इंडिया ने नेटो प्लस ज्वाइन किया, तो उन्होंने साफ कह दिया कि इंडिया के पास इतनी काबिलियत है कि वो चाइना को अकेले ही संभाल सकता है। चाइना के वजह से डर के वो नेटो प्लस नहीं ज्वाइन करेगा। और ये भी कह दिया कि जो नेटो प्लस या नेटो का जो ओरिएंटेशन है वो इंडिया को नहीं जमता। तो इससे पहले कि मैं इन चीज़ों से आपको वाजे करूं, आप अगर कॉन्वर्सेशंस को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। उससे आपको जब मैं नए वीडियोस लगाता हूं आपको इत्तला मिल जाएगी। और जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो अपने दोस्त, अहबाब, सोशल नेटवर्क, पॉलिटिकल नेटवर्क के साथ ज़रूर इसे शेयर करें। तो बेसिकली जो कमेटी है कांग्रेस की, उसने ये रेकमेंड किया है कि जब अमेरिका कोशिश करेगी ताइवान की इंडिपेंडेंस को बचाने के लिए, ताइवान को डिफेंस स्ट्रॉन्ग करने के लिए चाइना की एग्रेशन की वजह से, और इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री रखने के लिए, ट्रेड वगैरह के लिए, इट इज़ इम्पोर्टेंट कि अमेरिका इंडिया की मदद हासिल करे। और उसे हासिल करने के लिए एक तरीका ये है कि उसे नेटो प्लस में शामिल कर लें। तो पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि उस कांग्रेशनल कमेटी को इंडिया की सिक्योरिटी की फिक्र नहीं थी। उन्होंने इसलिए नहीं कहा कि इंडिया को नेटो प्लस में शामिल करे ताकि इंडिया को जो चाइना से डर है या उसके बॉर्डर पे जो परेशानियां इंडिया को उठाना पड़ रहा है, इंडिया की मिनिस्ट्री कहते हैं कि ताल्लुकात कॉम्प्लेक्स हैं। तो जो इंडिया की इंटरेस्ट हैं, इंडिया की सिक्योरिटी है, उसको मजबूत करने के लिए इंडिया को नेटो प्लस में शामिल करें, ये बात नहीं है। वो ताइवान के मसले को लेकर कह रहे हैं कि ताइवान के सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए इंडिया को नेटो प्लस में शामिल किया जाए। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस की ये जो कमेटी है ये समझती है कि इंडिया एक एसेट बन जाएगा, नॉट द अदर वे अराउंड। तो इसमें तो साफ जाहिर होता कि इंडिया के इंटरेस्ट को कंसिडरेशन में लिया ही नहीं गया। बस वो समझते हैं कि इंडिया चाइना से परेशान है, डर रहा है, खासतौर से गलवान और अरुणाचल प्रदेश के जो 2 एपिसोड्स हुए हैं पिछले 3 साल में, उसके वजह से वो अमेरिका की मदद के लिए नेटो प्लस ज्वाइन कर लेगा। ये नेटो प्लस है क्या? नेटो प्लस उन मुल्कों के लिए एक डेजिग्नेशन है जो नेटो में नहीं है लेकिन अमेरिका के साथ है, अमेरिका के साथ काफ़ी करीबी मिलिट्री अलाइंसेस है। वो मुल्क हैं 5 फिल वक्त, जिसमें इसराइल है,
نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، جاپان اور ساؤتھ کوریا۔ یہ 5 ملک ہیں جن کے کافی قریبی تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، ملٹری اور ادروائز ڈپلومیٹک بھی، اور ان کو وہ بینیفٹس ملتے ہیں جو نیٹو ملکوں کو ملتے ہیں۔ نیٹو میں 31 پارٹنر سے نیٹو بنایا گیا تھا۔ سوویت یونین کی جو تھریٹ پرسپشن تھا کہ سوویت یونین از اے تھریٹ ٹو یورپ، تو یورپ کو سوویت یونین سے بچانے کے لیے نیٹو پیدا کیا ہے۔ لیکن سوویت یونین کے ختم ہونے کے باوجود نیٹو ایسٹ ورڈ ایکسپینڈ ہوتے گیا، اور اس کے ایسٹ ورڈ ایکسپینشن کا ایک نتیجہ رشیا اور یوکرین کے بیچ میں جو جنگ ہے اس کو ہم نے دیکھا۔ لیکن پچھلے 10-15 سال میں امریکہ نے بہت کوششیں کی کہ نیٹو کو ایک قسم سے گلوبل انسٹیٹیوشن بنا دے۔ تو حالانکہ نیٹو نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن ہے، اس کا تعلق صرف نارتھ امریکہ اور یورپ سے ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے آپریشنز افغانستان، عراق اور دوسری جگہوں میں ہے، اور نیٹو پلس کے تھرو فلپینز تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں جوائن کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ ان کے جوائن کرنے کے 3 فائدے ہیں۔ ایک، نیٹو پلس نیٹو کی طرح نہیں ہے، یعنی اس میں آرٹیکل 5 کا انوالومنٹ نہیں ہے۔ آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ جو نیٹو کے ممبرز ہیں، اگر کسی ایک بھی ملک پر کوئی دوسرا ملک حملہ کرتا ہے تو وہ سب اس کا ساتھ دیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر رشیا ایسٹونیا یا لیٹویا پہ حملہ کرتا ہے جو نیٹو کے ممبرز ہیں، یا اب فن لینڈ پہ، تو سارے کے سارے ملک اس کی مدد کے لیے دوڑیں گے۔ یعنی اگر رشیا فن لینڈ پہ حملہ کرتا ہے تو انڈیا اگر نیٹو جوائن کر لے تو انڈیا will have to go and fight for فن لینڈ۔ جو نیٹو پلس ہے تو اس میں یہ آرٹیکل 5 نہیں، یعنی اگر فرانس پہ حملہ ہو جاتا ہے کسی ملک سے تو باقی کے 30 نیٹو ممبرز اس کی مدد کے لیے دوڑیں گے، لیکن جاپان، ساؤتھ کوریا، اسرائیل، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کو ضرورت نہیں ہے۔ دے آر ناٹ ٹریٹی باؤنڈ کہ وہ اس جنگ میں شامل ہوں۔ حالانکہ ہو سکتا کہ ان سے مدد مانگی جائے and they are expected to provide help، لیکن they are not required to have، یعنی ضروری نہیں ہے، لیکن امید تو ہوگی۔ اور تیسری چیز یہ ہے جو لوگ کہتے ہیں انڈیا کے لیے بھی بہتر ہوگا، یا وہ مطلب دوسری اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو نیٹو پلس ملک ہیں ان کو 2 چیزیں امیڈیٹلی مل جاتی ہیں۔ ایک، امیڈیٹ ایکسیس ٹو انٹیلیجنس، یعنی جو امریکہ کے پاس انٹیلیجنس ہے، جو برطانیہ کے پاس ہے، جرمنی، فرانس یا کسی بھی نیٹو ملک کے پاس جو انٹیلیجنس ہے وہ امیڈیٹلی نیٹو پلس ملکوں کو حاصل ہے۔ سو اس میں ایک ایڈوانٹیج ہے، کیونکہ کئی نیٹو ملک رشیا پر اور چائنا پر سپائی کرتے ہیں، انٹیلیجنس گیدر کرتے ہیں، انڈیا کو وہ انٹیلیجنس فوری مل جائے گی۔ اور جو تیسری چیز یہ ہے کہ جو ایڈوانس ٹیکنالوجیز ہے وہ بہت آسانی سے ٹرانسفر ہو جائیں گی۔ یعنی اب دیکھیں، اب انڈیا جو ٹیکنالوجیز مانگتا ہے اسے کانگریس کو اپروو کرنا پڑتا ہے۔ ابھی جو F414 انجنز کی بات ہو رہی ہے وہ ابھی تک کانگریس سے اپروول نہیں ملا ہے، تو دیر از اے کمپلیکیشن۔ کانگریس میں کوئی بھی ایک بھی سینیٹر چاہے تو اسے روک دے سکتا ہے۔ تو یہ جو کمپلیکیشنس ہے کہ کانگریشنل اپروول وغیرہ اور جو کمپلیکیٹڈ ریکوائرمنٹس ہے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے کے لیے، وہ سارے ختم ہو جائیں گے، اور بڑی تیزی سے جو نئے ملٹری ٹیکنالوجیز ڈیولپ ہوں گے ویسٹ میں، خاص طور سے امریکہ میں، وہ بڑی تیزی سے انڈیا کو ٹرانسفر ہو سکتے ہیں۔ دس از اے یہاں پہ ایک ٹیمپٹیشن ہے انڈیا کے لیے ٹو سیریسلی کنسیڈر کہ وہ نیٹو پلس جوائن کر لے۔ لیکن اس کے نقصانات کیا ہے؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انڈیا کو امیڈیٹلی فوری، جیسے وہ نیٹو پلس جوائن کیا یا نیٹو پلس جوائن کرنے کی اچھا ظاہر کرے، it will have to end cooperation with Russia، یعنی انڈیا رشیا کے تعلقات بالکل ختم ہو جائیں گے۔ سیکیورٹی چھوڑ دیں آپ، اس کے علاوہ بھی کسی طرح سے ملٹری کوآپریشن، انٹیلیجنس کوآپریشن، انٹیلیجنس شیئرنگ، کیونکہ اگر امریکہ کا انٹیلیجنس انڈیا کے پاس آ رہا ہے تو انڈیا کانٹ شیئر دیٹ وتھ رشیا، کیونکہ یہ نیٹو پلس کی امبریلا کے نیچے آ رہا ہے۔ تو سب سے بڑا انڈیا کے لیے چوائس یہ ہوگا کہ کمپلیٹلی رشیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں اتنے صدیوں سے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انڈیا جو پیدائشی کہیں 1975 سے جو اپنی اسٹریٹجک آٹونومی کو وہ بڑی ایٹ سم ٹائمز ایٹ اے کاسٹ کو حفاظت کیا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ رہے فورن پالیسی میں، وہ اسٹریٹجک آٹونومی اور فورن پالیسی ختم ہو جائے گی۔ پھر انڈیا will have to toe the line
मोर और लेस जो वाशिंगटन चाहता है इंडिया को भी फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज पे, हाँ थोड़ी बहुत चीज़ों में आप कोऑपरेट करें ना करें, कम कोऑपरेट करें, ऐसे ही थोड़ी बहुत फ्रीडम होगी, लेकिन जो टोटल स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो इंडिया के पास अब हासिल है वो नहीं होगा। और तीसरी चीज़ मैं साफ कह सकता हूँ कि इंडिया और रशिया तो नेबर्स है इंडिया के, और वेस्टर्न कंट्रीज तो बड़ी दूर है। तो जो करीबी मुल्क हैं खासतौर से चाइना और रशिया, उनके साथ इमीडिएटली ताल्लुकात और सीरियसली ख़राब हो जाएंगे, खासतौर से चाइना से। और इसी उम्मीद के साउथ कोरिया, जापान, बेल्जियम, फिनलैंड, स्वीडन, स्वीडन तो नहीं है नेटो में, लेकिन बरतानिया, फ्रांस के साथ इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो। जहाँ तक कि टेक्नोलॉजी की सवाल है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इंडिया और इसी मतलब पिछले हफ्ते जब डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन इंडिया आए थे, तो उन्होंने बेसिकली एक्सपीडाइट कर दिया था टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन। और ये जो ICET इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का जो माहिदा है अमेरिका और इंडिया के बीच में, उसके बेसिस पे इंडिया को जो टेक्नोलॉजी इंडिया चाहता है अमेरिका से, वो उसे मिल सकता है। सो ICET के होते हुए जो नेटो प्लस के थ्रू उसको टेक्नोलॉजी हासिल करके वो रिडंडेंट हो जाएगी। यानी आपके पास यूं कहिए कि आपके पास एक बिल्ली है, उसके लिए आप 2 दरवाजे बना रहे हैं। सो इट कैन कम फ्रॉम एनी डोर। तो अगर एक दरवाजा खुला है तो दूसरे दरवाजे के लिए कीमत अदा करने की क्या जरूरत है? सो इट इज़ लाइक दैट, इंडिया के पास ICET है तो नेटो प्लस की ज़रूरत क्या है? तो मुझे लगता है कि जब नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे जनवरी 22 को जो बाइडन से मिलने के लिए, तो ये मसला ज़रूर उठेगा, ये टॉपिक ज़रूर उठेगा। और हो सकता है कि जयशंकर ने जिस तरह से सख्ती से और स्ट्रेट अप कह दिया नो, हो सकता है इट में किल द डिबेट और अमेरिकन इस मसले को नहीं उठाएंगे एंड माइट कीप इट फॉर सम अदर मोमेंट। तो देखते हैं हाउ दिस इवॉल्व्स, इन इन सारी चीज़ों पे नज़र रखते हैं। लेकिन इट्स एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट कि ऐसा लगता है कि अमेरिका बिल्कुल फुल स्पीड से इंडिया की तरफ दौड़ रहा है और इंडिया अमेरिका की तरफ हैंड ब्रेक लगाकर चला रही है गाड़ी। इट्स एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। इंडिया की स्ट्रेटेजी की इम्पोर्टेंस की आप इस बात का एहसास होता है। मैंने जनरल अता हसनैन के साथ जब इंटरव्यू किया था एक 10 दिन पहले, तो मैंने उनसे पूछा था कि अमेरिका तो टेक्नोलॉजी, हथियार, इन्वेस्टमेंट्स, इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें इज ब्रिंगिंग टू द टेबल, इंडिया इस टेबल के लिए क्या लेकर आया है? और उन्होंने कहा कि इंडिया का जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इंडिया की जो इंडो पैसिफिक एरिया में, खासतौर से इंडियन ओशन में जो जोग्राफिक लोकेशन है वो बहुत स्ट्रेटेजिक है और उसकी बहुत ज़रूरत है अमेरिका को। और अगर अमेरिका जंग लड़ता है, लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर इन द फ्यूचर अमेरिका और चाइना के बीच में एक किस्म से ग्लोबल वॉर शुरू हो जाती है, तो यकीनन जो समुद्री जंग है वो तो ताइवान के आसपास लड़ी जाएगी, ताइवान जापान के पास, लेकिन जो ज़मीन पे जंग है वो इंडिया चाइना के बॉर्डर पे लड़ी जाएगी। सो क्या इंडिया के इंटरेस्ट में ये है कि द प्रोबेबिलिटी चाइना के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट को इतना बढ़ा लें बाय ज्वाइनिंग नेटो? ये एक सीरियस सवाल है और मुझे लगता है कि दिल्ली में काफ़ी समझदार लोग हैं और दे विल नॉट मूव इन दिस डायरेक्शन। होपफुली आप सबको ये डिस्कशन पसंद आया, और अगर आया है तो, और ना भी आया है तो, कॉन्वर्सेशंस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और until next time.